सभी को प्रणाम। मंच पर उपस्थित आदरणीय भैया जी जोशी जी, आदरणीय चंपत राय जी, आदरणीय आलोक जी, हमारे मार्गदर्शक प्रशांत जी हरताड़कर, आदरणीय सूर्यकांत खेड़कर जी, सभी महानुभाव, उपस्थित बंधु तथा भगिनी। मुझे विषय दिया गया है टेम्पल इथिक्स। ये कोई नया विषय आप सबके लिए है ऐसा नहीं, आप सभी इस विषय के जानकार हैं। मैं इसका कोई एक्सपर्ट हुआ ऐसा भी नहीं, केवल जो संकलित ज्ञान एकत्रित किया है वो आपके सम्मुख रखना, यही मेरा उद्देश्य है। मैं साइंस का विद्यार्थी रह चुका हूँ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। इस नाते से 27 वर्ष भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मैंने सेवाएं दी है, और इसी के साथ साथ कुछ पिछले 4 वर्ष शिरडी साईं बाबा संस्थान का चेयरमैन रहने के नाते अध्यात्म से भी मेरा नाता जुड़ गया था। तो कई लोग तो केवल साइंस के विद्यार्थी रहते हैं, कई लोग केवल अध्यात्म के रहते हैं। मेरा भाग्य मैं समझता हूँ कि साइंस और अध्यात्म दोनों का अध्ययन करने का अवसर मुझे मेरे जीवन में प्राप्त हुआ। मुझे एक कोटेशन याद आता है। कईयों को लगता है कि साइंस और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी है। मेरा मानना ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के समानार्थी है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और एक दूसरे के पूरक है। साइंस के बिना अध्यात्म अधूरा है और अध्यात्म के बिना साइंस भी अधूरा है। आइंस्टाइन का एक कोटेशन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आइंस्टाइन, जिन्होंने रिलेटिविटी के सिद्धांत रखने के कारण सबको परिचित हुए, उन्होंने कहा है कि जहाँ साइंस रुक जाता है वहाँ से अध्यात्म शुरू हो जाता है। वेयर साइंस एंड्स स्पिरिचुअलिटी बिगिंस। उनका कहना यह है कि साइंस की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अध्यात्म की उम्र हजारों वर्ष की है, साइंस की कुछ सैकड़ों वर्षों की है। मैं तो यही कहता हूँ कि अध्यात्म पूरी तरह से साइंटिफिक है। हमारी जानकारी आज के समय में पूरी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितना साहित्य उपलब्ध था, जितने शोध उपलब्ध थे, वो सारे नष्ट किए गए मध्यकाल में, इसलिए हमारे पास सारी पुस्तकें नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय को जब आग लगा दी गई, मुझे जानकारी मिली है कि उसके लाइब्रेरी में 1 लाख पुस्तकें ऐसी थी जो हस्तलिखित थी, और एक एक पुस्तक में एक एक शोध वहाँ पर संकलित किया गया था, और 1 साल तक वो लाइब्रेरी जलती रही। तो ये सारा नष्ट होने के कारण हमारी जानकारी जो है वो अधूरी रह गई है। हमारे धर्म, संस्कृति, संस्कार, समाज का केंद्र हमेशा के लिए मंदिर रहा है। और इसी के संदर्भ में मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने रखने का विचार किया है। टेम्पल जो है समाज के केंद्र में है, और सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी का करने का इसमें सामर्थ्य है। श्रद्धा एक पावर है। मैं जब पावर का विचार करता हूँ, साइंस और स्पिरिचुअलिटी की कंपैरिजन करता हूँ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट रह चुका हूँ। न्यूक्लियर पावर प्लांट आप अगर देखेंगे तो यहाँ जो शिवलिंग रखा है उसी के आकार में न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखते हैं। दोनों के तरफ आप अगर देखोगे तो ऐसे लगेगा कि एक पावर सेंटर दोनों है। यह भी एक शक्ति का केंद्र है और वह भी एक शक्ति का केंद्र है। श्रद्धा जो है वो स्पिरिचुअल पावर एंड फेथ का सोर्स है। श्रद्धा के माध्यम से, श्रद्धा केंद्र, मंदिर या अध्यात्म का केंद्र जो भी समाज को कहता है, वह इम्प्लीमेंटेशन के लिए आसान हो जाता है। मित्रों, श्रद्धा की एक डेफिनेशन मेरे पढ़ने में बहुत अच्छे से आई, आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। श्रद्धा किसे कहते हैं? इट इज़ नॉट जस्ट ए फेथ। फेथ बहुत अधूरा शब्द है श्रद्धा के लिए। इट मीन्स यू हैव फेथ इवन व्हेन यू डोंट हैव ऑल द आंसर्स।
सारे जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा फेथ है, उसे श्रद्धा कहेंगे। और सबूरी इज नॉट जस्ट ए पेशेंस, इट इज नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग यू कैन वेट, बट इट इज हाउ वेल यू बिहेव वाइल वेटिंग। यह सबूरी है। ये सारे शब्द जो है वो एक्सप्लेन करना या ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल है। मंदिरों का एक नीति निर्धारण होना जरूरी है। और एक किताब का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, संघ के प्रचारक रह चुके हैं नाना पालकर जी, उन्होंने एक किताब लिखी है मंदिरांची कथा आणि व्यथा, मंदिरों की कथा और व्यथा। उस पुस्तक को भी मैंने पढ़ा और लिटरेचर पढ़ने के बाद कुछ बातें मेरे ध्यान में आई। मुझे ऐसे लगा कि सबसे पहली बात टेम्पल इथिक्स में या मंदिरों के नीति निर्धारण में क्या होनी चाहिए, तो डिसिप्लिन, अनुशासन, यह पहली बात होनी चाहिए। कई जगह पर हम देखते हैं कुछ चीज़ों का अभाव होता है, सभी जगह होता है ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल क्राउड मैनेजमेंट, अभी कितने लोग आने वाले हैं इसका अंदाज होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत भीड़ होने के बाद में क्राउड को कैसे मैनेज करें, उसके कुछ शास्त्र है, उसका अध्ययन, उसका अभ्यास होने की ज़रूरत है। कुछ अगर दुर्घटना हो गई, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो क्या करें, इसका अभ्यास भी वहाँ पर होना जरूरी है। डिवोटी एंगेजमेंट, भक्तों को कैसे हम एंगेज करके रखें, वह भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मंदिरों को ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मंदिर ऑर्गेनाइज्ड है, इसका मतलब ऐसा है कि हर चीज की एक सिस्टम उस मंदिर में होनी चाहिए। दर्शन क्यू मैनेजमेंट, प्रसाद मैनेजमेंट, सर्विस मैनेजमेंट, आईएसओ नाम की सिस्टम्स कई जगह पर चलती है, इंडस्ट्रीज में अधिकतर चलती है, लेकिन मंदिरों का भी आईएसओ होना शुरू हो गया है। कई मंदिर आईएसओ मैंने देखे हैं, हर चीज की एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है, और उसके हिसाब से मंदिर चलते हैं। तो मंदिरों का टेम्पल इथिक्स में मैं ये कहूँगा कि ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है। तीसरा तत्व टेम्पल इथिक्स में आता है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। अभी मुख्य रूप से निधि संकलन सभी मंदिरों में होता है, डोनेशंस, डोनेशन कलेक्शन, डोनेशन काउंटिंग, डोनेशन अकाउंटिंग एंड डोनेशन का रख रखाव, और वो भक्तों के सम्मुख होना चाहिए, भक्तों के सामने होना चाहिए। इसकी कुछ सिस्टम्स होनी जरूरी है। कई बड़े टेम्पल से जहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स, परचेस, इसका मैनेजमेंट भी शुरू हो चुका है। तो ट्रांसपेरेंसी का तत्व यह एक तीसरा तत्व होना, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंसी। मंदिर को भक्त केंद्रीय होना जरूरी है, डिवोटी ओरिएंटेशन होना जरूरी है। मंदिर जब सोचता है तो मंदिर के सोचने में केंद्र मध्य क्या होना चाहिए, तो भक्त यह अपने सोच के केंद्र में होना चाहिए। सारा जो इंतजाम है वो भक्त के लिए है, और उसको एक समाधान पूर्वक अच्छा दर्शन एक्सपीरियंस मिले, यही एक उद्देश्य मंदिर का होता है। तो डिवोटी सेटिस्फेक्शन, उसको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिले, इसकी व्यवस्था वहाँ पर होनी जरूरी है। मंदिरों का समाज केंद्रीय होना भी बहुत जरूरी है, सोसाइटी सेंट्रिक होना। मंदिरों के पास रिसोर्सेस काफ़ी आती है कई मंदिरों के पास में, तो उन्होंने सोसाइटी सेंट्रिक होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशनल सर्विसेज जो आज के दिन में अनअफोर्डेबल हो गई है सामान्य व्यक्ति के लिए, और इसीलिए मंदिरों के द्वारा यह अगर चलाई गई तो समाज को काफ़ी लाभ उसका होगा। इसलिए समाज केंद्रीय होना, ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, यह सामान्य रूप से मंदिरों में अधिक अच्छी तरह से किया जा सकता है। क्लीनलीनेस पे ध्यान होना, डिवोटी सर्विसेज, अन्नदान, कल्चरल सर्विस कई जगह पर चलती है, विशेष रूप से मैं क्लीनलीनेस पर ध्यान देना चाहूँगा। क्लीन टेम्पल, अपने यहाँ पर एक सर्वेक्षण होता है, और मंदिरों का सर्वेक्षण और टेम्पल टाउन का सर्वेक्षण 2020 में यह हुआ, 2019 में यह हुआ था जब मैं शिरडी साई बाबा संस्थान का अध्यक्ष था।
ये इंडिया टुडे ने सर्वेक्षण किया था सारे टेम्पल टाउन्स का, और उन्होंने ये पाया कि शिरडी का साईं बाबा टेम्पल और शिरडी सिटी, यह सबसे पूरे इंडिया में क्लीनेस्ट टेम्पल और क्लीनेस्ट टेम्पल टाउन है। उसका पहला पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा इस टेम्पल को दिया गया था। सिटी भी क्लीन होनी चाहिए, टेम्पल भी क्लीन होनी चाहिए। वेस्ट टू वेल्थ इनकी व्यवस्थाएं अपने पास होनी चाहिए। किसी ने कहा है कि क्या जरूरत है मंदिरों को खड़े करने की, मंदिर में क्या रोजगार मिलता है, क्या एम्प्लॉयमेंट मिलता है क्या? मित्रों, अज्ञान के स्वरूप ही ये सारे स्टेटमेंट किए जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि मंदिर यह बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सेंटर है। किसी गांव में एक अगर मंदिर होता है, पॉपुलर मंदिर होता है, तो उसके इर्द गिर्द सारे गांव और सारे गांव की व्यवस्था और एम्प्लॉयमेंट जुड़ी जाती है। एम्प्लॉयमेंट का अंदाज अगर देना है तो केवल तिरुपति के संस्थान में 16,000 एम्प्लॉयज है, शिरडी साईं बाबा संस्थान में 5,000 एम्प्लॉयज है। ये केवल डायरेक्ट एम्प्लॉयज है। इसके अलावा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, शॉप्स एंड सर्विसेज, टूर्स एंड ट्रैवल्स होते हैं, होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, फोटोशॉप्स होते हैं, इनके कई सारे एम्प्लॉयमेंट होते हैं। 5 M's ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट कहा जाता है, उनके 5 M क्या होते हैं? मेन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मार्केट। ये 5 प्रमुख अंग किसी भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट के होते हैं। और मैंने ये पाया है कि ये सारे मैनेजमेंट के अंग जो है वो मंदिर को भी लागू होते हैं, और इसलिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट मंदिरों को भी लागू किया जाना चाहिए। नीड ऑफ द आवर क्या है? जरूरत किस बात की है? स्किल्ड एंड प्रोफेशनली ट्रेंड मैन पावर मंदिरों को मिलना बहुत जरूरी है। इस विषय में मैंने जब अध्ययन किया लिटरेचर का, तो टेम्पल मैनेजमेंट के ऊपर मुझे कोई भी किताब नहीं मिली। टेम्पल को डिवोटेड मैनेजमेंट, तो मैंने यह एक किताब रची है, एक किताब लिखी है जिसका नाम है टेम्पल मैनेजमेंट। और इसी विषय पर, इस विषय को लेकर के और इस किताब को एक माध्यम बना करके 3 यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने MBA इन टेम्पल मैनेजमेंट यह कोर्सेज शुरू किए हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी और वेलिंगकर यूनिवर्सिटी। मित्रों, IAS ऑफिसर्स या MBAs जो इंडस्ट्रीज को चलाते हैं वो हजारों की मात्रा में निकलते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में MBA होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट में होता है। वैसे ही MBA इन टेम्पल मैनेजमेंट यदि यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया जाए और ट्रेंड मैन पावर अगर मंदिरों को मिले, तो मंदिरों का मैनेजमेंट भी प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा। MBA इन टेम्पल मैनेजमेंट इस स्वरूप की भी एक पुस्तक मैंने लिखी है। संक्षिप्त में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यह कोर्स जो है वो तीनों जगह पर अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। यह पायलट प्लांट के नाते 3 जगह शुरू किया है। आने वाले वर्षों में यह पूरे भारतवर्ष में शुरू हो सकता है। यह एक्सपेंडेबल है। मंदिर व्यवस्थापन कई लोगों को बहुत कठिन विषय लगता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, एक थॉट मैं यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहूँगा। ये कहता है कि इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट थिंग्स। हम कठिन चीज़ें तो बहुत आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सिंपल थिंग्स। मंदिर मैनेजमेंट हमारा रोज का विषय है, ये समझना हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है। सादे सादे विषयों को हम समझें और मंदिरों को एक पावर सेंटर, एक धर्म का सेंटर, समाज का सेंटर, सोसाइटी का सेंटर बना करके समाज में परिवर्तन का एक माध्यम इस मंदिर को बना सकते हैं। यही थॉट आपके सामने रख करके मैं आपकी विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।